नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। बताना चाहूँगा कि क्रिया जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बिना देरी किए हम इस प्रकरण के बारे में पढ़ते हैं। और सबसे पहले ये बताऊँगा कि अगर ये वीडियो आपको साफ नज़र नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के ऊपर टच करोगे तो ऊपर 3 डॉट नज़र आएंगे। उन 3 डॉट को क्लिक करते ही क्वालिटी दिखाई जाएगी। वीडियो क्वालिटी को बेहतर कर दें, वीडियो साफ नज़र आएगा। देखते हैं क्रिया। सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ये आप लोगों को पता है। किसी काम को अपन करते हैं या किसी जो कार्य कोई होया जाता है या पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि, ये सारी क्या है? क्रियाएं। क्रिया का अर्थ होता है करना। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है और क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। ध्यान रखें विद्यार्थियों, एक शब्द पे मैंने गोला किया है, कर्ता। आपने बहुत बार कर्ता इस प्रकार लिखा हुआ देखा होगा। जो हल्का सा आपको त नज़र आ रहा है ना बीच में, आपने ऐसे लिखा भी होगा और आपको ऐसे सिखाया भी गया होगा। बताना चाहूँगा, कर्ता ऐसे नहीं लिखा जाता। कर्ता जो मैंने अभी लिखा है, जिस पे गोला किया है, वही कर्ता सही है। बीच में त नहीं आता। सब्जेक्ट, काम को करने वाला कर्ता, ठीक है, ये ऐसे ही लिखा जाता है। यानी ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। तो आज से इस चीज़ को भी आप ध्यान रखोगे। जैसे हैं, अली पुस्तक पढ़ रहा है, बाहर बारिश हो रही है, बाजार में बम फटा और बच्चा पलंग से गिर गया। ये 4 वाक्य दिए हुए हैं। उपयुक्त वाक्यों में अली और बच्चा कर्ता है। उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या किया गया वह क्रिया है। जैसे पढ़ रहा है और गिर गया। अली पुस्तक पढ़ रहा है, अली कर्ता, पढ़ना उसकी क्रिया। बच्चा कर्ता, गिरना क्या हो गई? क्रिया। अन्य 2 वाक्यों में क्रिया की नहीं गई है बल्कि स्वतः हुई है। जैसे कि बाहर बारिश हो रही है, ये क्रिया की नहीं जाती है, स्वतः ही होती है। और बाजार में बम फटा, ये स्वतः ही हुआ, आकस्मिक घटनाएं। अतः इसमें कोई कर्ता प्रधान नहीं है। क्लियर? वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। लो साहब, एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2, जिसके बिना वाक्य अधूरा होता है। जब अपन वाक्य का टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा उस समय बताऊँगा। अब इतना बता दूँ कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक तो होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। अब जिसको मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। मैंने कहा सचिन तेंदुलकर ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। वापस दोहरा रहा हूँ प्रश्न। सचिन तेंदुलकर ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। अब आपको इस प्रश्न में उद्देश्य और विधेय बताना है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, ठीक है। मैं जल्द ही वाक्य का वीडियो भी निकालूंगा। अभी हाल ही में आपको इन प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि विधेय क्या है और उद्देश्य क्या है। सचिन तेंदुलकर ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। आगे चलते हैं। आगे बात यह हो रही थी कि क्रिया इतनी इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, ना कि न उसमें कर्ता चाहिए न कर्म चाहिए। ऐसे उदाहरण देखिए, पानी लाओ, लाना क्रिया है, पूरा वाक्य बन रहा है। चुपचाप बैठ जाओ, कोई कर्ता नहीं है और वाक्य पूरा बन रहा है। रुको, अब बताओ, रुको में सिर्फ क्रिया आई हुई है, ना तो कर्ता है ना कर्म है, तो भी वाक्य पूरा है। जाओ,
तो भी ये वाक्य भी अपने आप में पूरा है और कोई ना कोई अर्थ स्पष्ट कर रहा है। तो बिल्कुल विद्यार्थियों, आपको पता है कि क्रिया कितना इम्पोर्टेंट है, क्रिया का महत्व कितना है। आगे चलते हैं। अतः कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें हम क्रिया कहते हैं। धातु की परिभाषा संस्कृत से उपजी हुई, यानी कि मूल रूप, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। और धातु के साथ जब ना लग जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे धातु, मूल धातु होती है पठ, पठ से क्या बना शब्द? पढ़, पढ़ क्रिया, ठीक है। और पढ़ के पीछे ना लग गया, क्या हो गया? पढ़ना, ठीक है। अब पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा, मूल धातु क्या रहेगी? पठ, पठ यानी पढ़ना। यानी जब भी धातु के साथ ना लगता है वह क्रिया बन जाती है। धातु का मतलब होता है क्रिया का मूल रूप। क्लियर? तो धातु की परिभाषा यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख, ये मूल रूप है। और ना लग गया बोलना, पढ़ना, घूमना, लिखना, गाना, हंसना और देखना आदि, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिया के भेद में सबसे पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। और कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद किए हुए हैं जो आपने सुने होंगे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ध्यान रखें, कोई समस्या हो तो मुझे लिख कर दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उस समस्या का हल जरूर निकाला जाएगा। अब सकर्मक और अकर्मक, इसे आपको सकर्मक अकर्मक नहीं बोलना है, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक जिसके साथ कर्म लगा हुआ हो, अकर्मक जिसके साथ कर्म अलग हुआ हो। अ यानी अलग, स यानी साथ, ऐसे याद कर सकते हैं। अ यानी अलग, स यानी साथ। जिसके साथ कर्म हो सकर्मक, जिसके साथ कर्म न हो उससे अलग हो अकर्मक। सकर्मक, अकर्मक। समझ में आ गया? अब सबसे पहले देखते हैं सकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म भी हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये मैंने अभी बताया। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, सकर्मक क्रिया। ये भी सही है। ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे राम खाना खाता है, राम क्या है? सब्जेक्ट। खाना क्या है? कर्म। खाता है क्या है? क्रिया, ठीक है। ये होता है कर्म। दूसरे शब्दों में वाक्य में क्रिया के होने का समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया के होने के समय कर्ता का प्रभाव, जब क्रिया हो जाती है या जब क्रिया होती है उस समय कर्ता का प्रभाव या फल जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे क्या कहेंगे? कर्म। उदाहरण देखते हैं। सरल शब्दों में जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है। अब आपसे पूछूं इसमें कर्म कौन सा है? सोचे। बिल्कुल, कर्म कौन सा है? पुस्तक। पढ़ाना क्या है? क्रिया। रही है क्या है? सहायक क्रिया साथ में लगी हुई है। अध्यापिका क्या है? कर्म, सॉरी कर्ता। क्लियर? माली ने पौधों को सींचा। माली क्या है? कर्ता। पौधा क्या है? कर्म। सींचना क्या है? क्रिया। में पुस्तक और पौधे शब्द कर्म है क्योंकि कर्ता कौन है? अध्यापिका तथा माली। इसका सीधा फल किस पे पड़ रहा है? पुस्तक और पौधे पर। समझ में आया? क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको इम्पोर्टेंट लगा दें, ये तीन चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए मित्रों। ध्यान रखें। एक तो है क्या, एक है किसे, एक है किसको। क्या, किसे, किसको याद करो। क्या, किसे, किसको कहने का मतलब है कि वाक्य में जब भी क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करें उसका उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिले तो
अकर्मक। समझ में आ रही है बात? मैंने कहा राम खाता है। अब प्रश्न करें, राम क्या खाता है? इसका उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राम खाना खाता है, राम आम खाता है, राम अंगूर खाता है। उत्तर मिला। इसका मतलब सकर्मक। अब देखो, राम खाता है, इसमें कोई कर्म नहीं आया हुआ है। राम क्या है? कर्ता। खाता है क्या है? क्रिया। कोई कर्म नहीं है। एग्जाम में से सवाल आ जाएगा, आप लोग क्या कर दोगे? आप लोग कर दोगे अकर्मक। क्यों? आपको पता है कि इसमें तो कर्म ही नहीं है, पर कर्म छिपा हुआ तो है। जैसे ही आप क्या से प्रश्न करोगे, राम क्या खाता है, उत्तर मिलेगा, और मिलते ही वो सकर्मक में चला जाएगा। जैसे एक वाक्य है, चिड़िया उड़ती है। प्रश्न बनाएं, चिड़िया क्या उड़ती है? ऐसा प्रश्न बनता है। चिड़िया किसे उड़ती है? ऐसा प्रश्न बनता है। चिड़िया किसको उड़ती है? ऐसा भी कोई प्रश्न नहीं बनता। ध्यान रखें मित्रों, क्या, किसे, किसको, इन तीनों से ही प्रश्न बनाने हैं। बाकी ऐसा नहीं कि कहाँ, क्यों, इनसे प्रश्न नहीं बनाने। इन तीन शब्दों से प्रश्न बनाने हैं। इनसे प्रश्न बनते हैं, उत्तर मिलते हैं तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिलते हैं अकर्मक। क्लियर? क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे उपयुक्त वाक्यों में पढ़ा रही है, सींचा, सींचना, ये क्रियाएं हैं। इनमें क्या, किसे तथा किसको प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, अतः यह सकर्मक है। ठीक है। जैसे अपना वाक्य था कि अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है। अब अध्यापिका किसे पढ़ा रही है? छात्रों को। माली पौधों को सींच रहा है, या माली ने पौधों को सींचा। माली ने किसको सींचा? पौधों को। उत्तर मिल रहा है ना? तो बस उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं। कभी कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है। मैंने पहले ही कहा, वह जाता है, वह खाता है, वह गाता है। तो कोई आ गया, वह गाता है, वह पढ़ता है। यहाँ गीत और पुस्तक जैसे कर्म छिपे हुए। अब वह पढ़ता है एग्जाम में आ गया, और आप देखोगे कर्म तो है ही नहीं। तो नहीं है तो क्या करते हैं? इसको कर्म नहीं है तो इसको अकर्मक में डालते हैं। नहीं, प्रश्न करें, वह पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है? वह गीता पढ़ता है, वह कुरान पढ़ता है, वह रामायण पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है। उत्तर मिल रहे हैं ना? उत्तर मिल रहे हैं तो सकर्मक क्रियाएं। समझ में आई बात? क्लियर? आगे चलते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। ध्यान दें, एक कर्मक, जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वे एक कर्मक। नाम से पता चल रहा है एक कर्म होना चाहिए। जब वाक्य में क्रिया के साथ एक क्रम प्रयुक्त हो तो एक कर्मक। जैसे श्याम फिल्म देख रहा है। श्याम करता है, फिल्म कर्म है, और देखना क्रिया है। फिल्म एक कर्म आया हुआ है। नौकरानी झाड़ू लगा रही है। नौकरानी करता है, झाड़ू क्या है? एक कर्म ही है, और दूसरा कर्म तो इसमें है नहीं। इन उदाहरणों में फिल्म और झाड़ू कर्म है। देख रहा है, लगा रही है, क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ रहा है। साथ ही दोनों वाक्यों में एक एक ही कर्म है, अतः यहाँ एक कर्मक क्रिया है। क्लियर? आगे हैं द्विकर्मक, जहाँ दो कर्म होंगे। द्विकर्मक अर्थात दो कर्मों से युक्त। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। क्लियर? द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म मुख्य होता है, दूसरा गौण। मुख्य का मतलब मेन, ठीक है, मुख्य। दूसरा होता है गौण। गौण का मतलब उस मुख्य कर्म पर वो दूसरा आधारित रहेगा, आश्रित रहेगा, निर्भर रहेगा। क्लियर? मुख्य कर्म क्रिया से पहले जो मुख्य कर्म होगा वो मुख्य कर्म क्रिया से पहले तथा गौण कर्म क्रिया के बाद आएगा। मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होता है, जबकि गौण कर्म प्राणीवाचक। प्राणीवाचक आप समझते ही हो, प्राणी होगा, ठीक है, सजीव होगा वो प्राणीवाचक, और जो निर्जीव होगा, जो वस्तुएं होगी वह होगी अप्राणीवाचक। गौण कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो गौण कर्म है उसके साथ को विभक्ति लगाई जाती है, जो कई बार अप्रत्यक्ष भी हो सकती है, कई बार नहीं लगती, पर उसको अब वो छिपी हुई हो सकती है। जब उसको अर्थ स्पष्ट करेंगे तो उस पर अपन को लगा सकते हैं। जैसे बच्चे गुरुजन को प्रणाम करते हैं,
गौण कर्म मुख्य कर्म। सुरेंद्र ने छात्र को गणित पढ़ाया, गौण कर्म मुख्य कर्म। जैसे बच्चे गुरुजन को प्रणाम करते हैं, गुरुजन क्या है? गौण कर्म। प्रणाम क्या है? मुख्य कर्म। सुरेंद्र ने छात्र को गणित पढ़ाया, छात्र क्या है? गौण कर्म। गणित क्या है? मुख्य कर्म। छात्र को गौण के साथ को लगता है, देखो छात्र को, गुरुजन को। क्लियर? गुरुजन भी कर्म और प्रणाम भी कर्म, छात्र भी कर्म और गणित भी कर्म। क्लियर? पहले कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख देना जो चीज़ समझ में नहीं आती है। आगे चलते हैं। दूसरी है विद्यार्थियों अकर्मक क्रियाएं। बताया था मैंने पहले ही, अकर्मक यानी जिसके साथ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, कर्म नहीं लगाया जाता। वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती अकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। प्लस कर्मक अर्थात कर्म रहित, कर्म के बिना, जिन क्रियाओं के साथ कर्म न लगा हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का कर्म नहीं होता, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कहाँ पड़ेगा? कर्ता पर। जहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़े सकर्मक, जहाँ क्रिया का फल कर्म पर न पड़ करके कर्ता पर पड़े अकर्मक। क्लियर? उदाहरण के लिए देखते हैं, श्याम सोता है, इसमें सोना क्रिया अकर्मक है। मैं तो कहता हूँ सीधा प्रश्न बना दीजिए, क्या किसे किसको? श्याम क्या सोता है ऐसा प्रश्न बनता है? नहीं बनता। श्याम किसे सोता है, श्याम किसको सोता, ऐसे प्रश्न नहीं बनते विद्यार्थियों। और ऐसे प्रश्न जब नहीं बनते तो इनका उत्तर भी नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, मैंने पहले ही कहा था कि क्या किसे किसको से प्रश्न करें, उत्तर नहीं मिलता है तो वो क्या होगी? अकर्मक। ये एक प्रकार का एक ट्रिक है इन क्रियाओं को पहचानने का। कोई प्रमाणित नहीं है कि क्या किसे किसको से प्रश्न करने पर, परंतु 99% ये हो जाता है कि क्या किसे किसको से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो सकर्मक, नहीं मिलता है तो अकर्मक। कभी कभी किसी चांस में ऐसा भी नहीं हो सकता है, ध्यान रखें। पर कह रहा हूँ 99% आपका काम हो जाएगा। तो श्याम करता है और सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसलिए सोना क्रिया अकर्मक है। अन्य उदाहरण देख लीजिए, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है। पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें भी कोई कर्ता नहीं है। प्रश्न बना दो, पक्षी किसे उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, पक्षी किसको उड़ रहे हैं, बच्चा किसे रो रहा है, बच्चा क्या रो रहा है, बच्चा किसको रो रहा है। ऐसे प्रश्न नहीं बनते और ना इन प्रश्नों के उत्तर भी हमें मिलते हैं। हाँ, ऐसा प्रश्न बन सकता है, पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कहाँ से प्रश्न नहीं बनाना है। समझ में आ रही है बात? आगे देखते हैं। उपयुक्त वाक्यों में कोई कर्म नहीं है क्योंकि यहाँ क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, कहाँ आदि प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं मिल रहे हैं। अतः जहाँ क्रिया के साथ इन प्रश्नों के उत्तर न मिले वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। ध्यान रखना है सिर्फ 3 चीज़ें, क्या, किसे, किसको, क्या, किसे, किसको। क्लियर? कुछ अकर्मक क्रियाएं इस प्रकार है, तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, रोना और चमकना। ठीक है, इनको भी आप नोट कर लें। अभी आगे हैं विद्यार्थियों सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान, जो मैंने आपको पहले ही बता दी है तो भी पढ़ लेते हैं कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न करने से होती है। यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है और न मिले तो क्रिया अकर्मक है। जैसे राम फल खाता है, प्रश्न करने पर कि राम क्या खाता है, उत्तर मिलेगा फल, अतः खाना क्रिया क्या हुई, सकर्मक। सीमा रोती है, इसमें प्रश्न पूछा जाए क्या रोती है तो कुछ भी उत्तर नहीं मिला, अतः इस वाक्य में रोना क्रिया अकर्मक है। यह बात आपको अभी तक समझ में आ गई होगी क्योंकि मैंने इस वीडियो में कितनी ही बार इस बात का जिक्र कर लिया है। उदाहरण देख लीजिए, मारना, पढ़ना, खाना, इन क्रियाओं में क्या, किसे लगाकर प्रश्न किए जाए तो उनके उत्तर इस प्रकार होंगे। जैसे देखो, किसे मारा, उत्तर मिल सकता है किशोर को मारा। क्या खाया, खाना खाया। क्या पढ़ता है,
किताब पढ़ता है। इसका मतलब ये सारी क्रियाएं क्या कहलाई? सकर्मक। क्लियर? ध्यान रखें, ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया का टॉपिक अपने क्लियर। आगे रहेगा संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, जो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ जहाँ आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं वहाँ वहाँ नोट बना लें, उनको उतार लें। जो चीज़ समझ में नहीं आती है उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। वीडियो कैसा लगता है इसका भी जवाब ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। अच्छा लगा तो अच्छी बात है, बुरा लगा तो हम और प्रयास करेंगे कि इसको सुधारा जाए। ठीक है। रही बात दूसरी, कोरोना भारत में है, राजस्थान में है, कोरोना से बचें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।